नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाथवे अचीवर्स में। मैं मयंक प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि आपकी कमेंट में मेरी डिमांड थी कि इस समय सीएचएसएल के एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हम सीएचएसएल के कुछ एसएससी सीएचएसएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रस्तुत करें आपके सामने। तो उसी के क्रम में हम कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं एसएससी सीएचएसएल के, जिसमें आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के प्रस्तुत करेंगे। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियंस समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? एंग्लो इंडियंस ये ऐसे समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडियंस ऐसे समुदाय होते हैं, जब देश 1947 में आजाद हुआ था तो आपको पता था कि इससे पहले 200 सालों तक वो ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो उसमें जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ, उस कम्युनिटी में आपका एक कम्युनिटी जो है इंग्लिश और इंडियंस मिलके डेवलप हुई, इंग्लिश और इंडियंस मिलके डेवलप हुई, जो आपका सांस्कृतिक और भाषाई रूप से आंग्ल हिंदी थी। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये पूरे देश में जगह जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी और ये अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में बटी हुई थी, तो इस वजह से इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में इन्हें पार्लियामेंट में कुछ स्थान दिया गया। इस क्रम में शुरुआत के समय में 1949 से लेकर 1989 तक जो है 40 वर्षों तक, जहां आपका पार्लियामेंट में इन्हें दो, वहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की जो विधानसभा है उसमें एक लोगों का रिप्रेजेंटेशन नॉमिनेशन के थ्रू कराया गया। ठीक है, जहां पे पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा में ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। इस क्रम में जो है हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, अगर हम बात करते हैं तो 331 और 333 आर्टिकल के द्वारा, यानी अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 के द्वारा जो है, जहां लोकसभा, ठीक है, सॉरी, पार्लियामेंट में 2 लोग और लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 लोग का रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस आज के समय में हम पढ़ रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आज जब 2025 में हम बात कर रहे हैं तो कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 0 लोगों को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान का 104वां संशोधन 2019 के द्वारा जब SC/ST की रिजर्वेशन को 10 साल बढ़ाया गया, वहीं आपका एंग्लो इंडियन समुदाय का रिप्रेजेंटेशन को, इनके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। अगर हम इसको देखते हैं, आगे चलते हैं स्लाइड में, तो कुछ जानकारियां इसके बारे में हमें मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि निर्वाचित विधायी निकायों में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 नामांकित सीटें और राज्य विधानसभाओं में 1 नामांकित सीट प्रदान की गई। एंग्लो इंडियन एक धार्मिक, सामाजिक के साथ ही भाषाई अल्पसंख्यक है। संख्या की दृष्टि से अत्यंत छोटे समुदाय और पूरे भारत में फैले होने के कारण एंग्लो इंडियंस को विधायी निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया था। भाई, विधायी निकायों में उनको आरक्षण इसीलिए प्रदान किया गया था क्योंकि पूरे देश में छोटे छोटे टुकड़ों में स्कैटर्ड थे और इनका रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना अन्य जाति और समुदायों का था। ठीक है, इसके क्रम में अगर हम देखते हैं तो एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को 95वें संविधान संशोधन 2009 के माध्यम से वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था और यह प्रावधान 1960 से लागू है। एक तरीके से इसको चालू किया गया था, लेकिन अभी हमें पिछली स्लाइड में बताया कि 1949 से लेकर 40 सालों तक इसको कंटिन्यूअली फॉर्मुलेट किया जाता रहा है
और उसके बाद फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके इनको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 2019 104वां संशोधन यानी 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भारत के संविधान में 104वां संशोधन 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को बंद करने की समय सीमा 10 साल तक बढ़ा दी गई। देखो इस केस में SC ST के लिए तो बढ़ा दिया गया, SC और ST के लिए, यानी SC और ST का जो रिप्रेजेंटेशन था, अगर जैसा कि आपको पता है, हाँ, इसको जो है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं एंग्लो इंडियन की बात करूं, एंग्लो इंडियन समुदाय की बात करूं, तो इसे क्या कर दिया गया, आपका समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और अगर अभी आपको मैंने आर्टिकल्स भी बताए थे कि 331 और 333 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें इसकी बात की जाती थी। तो ऑब्वियसली अगर वो चीज खत्म हो गई कि एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, यानी उनका रिप्रेजेंटेशन अगर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये आर्टिकल और ये आर्टिकल खत्म हो गए। ठीक है, ये अनुच्छेद दोनों खत्म हो गए हैं। ठीक है। और 366 में इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई है कि ये किस वंश और किस पुरुष से होंगे। तो अनुच्छेद 366 एंग्लो इंडियंस के बारे में बात करता है। क्योंकि अब जो है एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व ही समाप्त हो गया है, तो ये भी आर्टिकल क्या हो गया है, ऑब्स्क्योर हो गया है। ठीक है, यानी इसका भी है तो ये संविधान में, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो उसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें लिखा है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच इज और आर कॉमन टू द इंडिया एंड यूएसए, यानी आपके जो इंडिया और यूएसए की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं, उनके बीच में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। सॉरी, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं जो समान है। तो इस केस में देखते हैं, तो रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर, कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है, पहली बात तो ये जो रेसिडुअरी पावर क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये ऐसी पावर्स होती हैं जो नोटिफाइड नहीं होती हैं। समय के एवोल्यूशन के साथ साथ जब नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, तो ऐसी पावर्स का डेवलपमेंट होता है। अब अगर हम बात करें तो आज डिजिटल पेमेंट की बात आ गई है। क्या जब 1949 में संविधान बना था तो क्या कोई डिजिटल बात होती थी? नहीं। डिजिटल क्राइम हो रहे हैं आजकल, तो क्या इससे पहले ये व्यवस्था थी? नहीं। तो नई नई जब टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होता है, तो उसके साथ साथ नए नए कानून भी और व्यवस्थाएं आती जाती हैं, और उसको हमें ट्रीट करने के लिए नए नए कानून लाने पड़ते हैं। और जब ऐसे कानून लाने पड़ते हैं तो किसी न किसी को शक्तियां दी जाती हैं या कोई संवैधानिक व्यवस्था डेवलप की जाती है। आप समझ सकते हो ना। तो उसी के अंतर्गत जो है ऐसी पावर आती है, रेसिडुअरी पावर्स आती हैं, ये जो अलग हो, नोटिफाइड कानून से कुछ अलग हो। इनको कहां रखा गया है, किस देश में किस तरीके से। अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए में, तो जो ये रेसिडुअरी पावर्स होती है, यानी अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ये राज्यों के पास होती हैं। किसके पास होती है? राज्यों के पास। ठीक है। वहीं भारत में क्या है, ये भारत में, अगर मैं भारत में बात करता हूं, तो ये किसके पास होती है? सेंटर, यानी केंद्र के पास होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र की जो व्यवस्था है, अगर हम बात करें यूएसए में, यूएसए की बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए क्या है, अगर ये मान लो कि स्टेट है, ठीक है, ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं। यूएसए में कितनी स्टेट्स है आपको भी पता है, टोटल कितनी है? ठीक है, यूएसए में स्टेट्स हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इधर आ जाता हूं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जो जहां पे फीचर्स दिखाई दे रहा है वहां पे हम आते हैं, और देखते हैं तो स्टेट्स हैं,
यूएसए में आपको पता है स्टेट्स कितनी हैं? टोटल 52 स्टेट्स हैं। 52 है? नहीं, टोटल कितनी है? 48 लैंड पे हैं और 2 ओशियन में है, टोटल 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये स्टेट क्या करती हैं? पावर देती हैं किसको? यानी ये जो राज्य हैं ये किसको पावर दे रहे हैं? सेंटर को। ठीक है, सेंटर कुछ नहीं है अगर राज्य अपनी शक्तियां उनसे छीन लें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेंटर कुछ नहीं है अगर राज्य अपनी शक्तियां केंद्र से छीन ले। यहां पर केंद्र शक्ति ग्रहण करता है किससे? राज्यों से। ये किस में है? यूएसए में है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में ऐसा होता है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की केस में बात करते हैं, तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में राज्यों को, स्टेट्स को सेंटर के द्वारा शक्ति दी जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि अगर कोई सेंटर बनना है जिसको स्टेट के द्वारा से शक्ति दी जा रही है, तो इसका मतलब ही हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि स्टेट, जो आपकी स्टेट है उसके पास ज्यादा शक्ति होगी, और यही शक्ति रेसिडुअल पावर के रूप में किसके पास रहेगी? स्टेट के पास। किसके? यूएसए के केस में। और यही जब इंडिया का सेंटर जो होता है, केंद्र जो होता है, वो जब स्टेट को शक्तियां देगा, तो इसका मतलब है शक्तिशाली कौन है? यहां पे सेंटर है। तो इस वजह से अवशेष शक्तियां केंद्र के पास किस में रहेंगी? इंडिया में। तो यहां पे रेसिडुअल पावर वेस्टेड इन सेंटर किसके केस में रहेगा? इंडिया के केस में रहेगा। ठीक है, उसके बाद है रेसिडुअल पावर वेस्टेड इन स्टेट, किसके केस में रहेगा? अमेरिका के केस में रहेगा। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पॉकेट वीटो। इंडिया में है? नहीं है, अमेरिका में है। ठीक है, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब कि कोई भी विधेयक आए उसे जेब में रख लो, कोई बात ही ना करो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुमने पास किया, बेटा मेरा मन नहीं है, ट्रंप हूं मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं बावला हूं, मेरा जो डिसीजन होगा वो होगा, मैं इंडिया के ऊपर टाइप ठोक दूंगा, कभी मोदी मिलेगा उसको ठोक दूंगा, आई एम सॉरी, पार्डन। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हैं। ट्रम्प का दिमाग समझो, रात को सोते समय कुछ आया तो उसने ट्वीट कर दिया, सुबह आके मूड खनका तो उसको डिलीट कर दिया, कुछ और अमेंड कर दिया, ये देख ही रहे हो तुम। तो वही है कि पॉकेट वीटो की पावर भी कुछ ऐसी है कि अगर उसको अमेंडमेंट समझ में नहीं आया जेब में रख लेगा। लेकिन इंडिया में अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, वहां पे दायित्व सेट होता है। अगर आपने कोई भी विधेयक रोका है, राष्ट्रपति ने अगर कोई भी विधेयक रोका है, तो उसको वो बताना पड़ता है। ठीक है, अब विधेयक दोबारा पास हो गया, अगर उसके पास गया तो उसको वो पास करना पड़ता है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं द अपर हाउस हैज नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये कहां पे है? अपर हाउस जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये आपको कहां पे मिल जाएगा? इंडिया में या यूएसए में? यूएसए यानी अमेरिका में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होता, और इंडिया में अपर हाउस यानी राज्यसभा के द्वारा मेंबर्स होते हैं। तो इसमें लिखा ऑफ द फॉलोइंग फीचर विच आर द कॉमन इन इंडिया एंड यूएसए। रेसिडुअल पावर्स होती हैं, ठीक है, होती हैं आपकी, दोनों के पास होंगी लेकिन अलग अलग तरीके से होती हैं। तो यानी 1 2 स्टेट के पास पॉकेट वीटो और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये इंडिया के पास तीनों चीजें होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पॉकेट में रख तो लोगे, लेकिन अगर दोबारा अगर वो रजिस्ट्रेशन पास होके आ गया तो आपको उसको पास करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है। आया बात समझ में? ये थंब रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ऐसी कौन सी चीज है जो उसके दायरे में नहीं आती है? ठीक है, अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वीमेन एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पे महिलाओं की लैंगिक
उत्पीड़न, मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, यानी एक जो है घायल व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार। पॉल्यूटेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। अगर हम बात करते हैं इन चारों में से, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार अगर कोई देता है तो अनुच्छेद 21 देता है। और इसके साथ साथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी जो विधि द्वारा संबद्ध प्रक्रिया है उसके द्वारा ही न्याय करने की व्यवस्था डेवलप करने का कोई अगर अधिकार देता है तो यही देता है। ठीक है, इसके तहत अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वीमेन एट वर्क प्लेस की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में ये क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वुमेन्स का हो रहा है तो उसका गौरव, उसका सम्मान, उसकी मॉडेस्टी क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है ना। अगर वो हैम्पर हो रही है तो इस केस में राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, डिग्निटी यानी गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसका जो है वो हनन हो रहा है। तो इसका मतलब यहां आर्टिकल 21 ब्रीच होगा। अगर क्योंकि आर्टिकल 21 के अनुसार उसको ये राइट्स हैं, उसी के तरीके से मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, हाँ अगर सरकारी अस्पताल में तुम्हें उपचार कराने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ पॉल्यूटेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, ये सारा पाने का अधिकार हर व्यक्ति का होता है। भारत में स्थित हर वो व्यक्ति, उसको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार और स्वच्छ हवा लेने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है। ठीक है, इसके द्वारा अगर लास्ट चीज देख रहे हैं तो कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहा है। कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड। मृत्युदंड, अगर हम मृत्युदंड की बात कर रहे हैं तो ये जो मृत्युदंड है ये क्या है, राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू डेथ। और राइट टू डेथ कैसा, मारने का अधिकार। यार आर्टिकल 21 मारने के अधिकार के बारे में बात नहीं करता है, कैपिटल पनिशमेंट मारने का अधिकार होता है। अब यह कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, टू बी हैंड टिल डेथ। ठीक है, फांसी की सजा दी जाती है, जब तक मरो नहीं तब तक लटके रहो। कहने का मतलब समझ हो ना। ठीक है, तो उस केस में अगर आप इस चीज को देख रहे हो कैपिटल पनिशमेंट को, तो ये राइट टू डेथ की बात कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस केस में क्या आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, कैपिटल पनिशमेंट, जो कि किसके पर्व्यू में नहीं आएगा, आर्टिकल 21 के। ठीक है, राइट टू लाइफ आ सकता है लेकिन राइट टू डेथ नहीं आ सकता। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर पहचानिए। इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑब्वियसली इंडिया कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, यानी भारत का एक संविधान है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन इट ओन। ठीक है, क्या ये एक दूसरे को रिलेट करेंगे, नहीं, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। एक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, दूसरी उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। अगर यहां पे, क्योंकि वो पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है, अगर यहां बात हो जाती है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है तो एक परफेक्ट जो है रिलेशन डेवलप हो सकता था। लेकिन यहां दो अलग अलग इंडिविजुअल, आपका असर्शन और रीजन इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से सही है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, both A and R are true but R is not a correct explanation of A, यानी यहां पे ऑप्शन क्या होगा, A सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The concept of the union of state, the concept of the union of state in Indian constitution has been derived from, भारत के संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, ये सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोतों से क्वेश्चन लिया गया है।
अगर आप देखें तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है, या स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो है ब्रिटिश नॉर्थ इंडियन अमेरिकन एक्ट से बात की जाती है, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट की बात की जाती है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है। अगर हम सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, संविधान के स्रोत में देखते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई है, वो बात की गई है आपके कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर, यानी आपका प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो अगर इस केस में देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, पहले ये देखते हैं प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। ये स्पीकर, अगर आप नॉर्मल स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष कहाँ का, लोकसभा का। अध्यक्ष कहाँ का होगा, लोकसभा का होगा, लोकसभा का होगा। और जो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का भी हो सकता है, प्रोटेम स्पीकर आपका विधानसभा का भी हो सकता है, विधानसभा का हो सकता है। और ये कब होता है, जब विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन में जाती है, 5 साल बाद जब उसका कार्यकाल पूरा होता है तो वो एक इलेक्शन के फेज में जाती है। तो जब इलेक्शन के फेज में जाती है और जब नई सरकार चुन के आती है और जब वो संविधान के अंदर बैठती है, तो जब संविधान के अंदर बैठती है तो उस व्यवस्था के अंतर्गत ये होता है कि आपका एक अध्यक्ष चुना जाता है। ये अध्यक्ष जो है उनमें से वरिष्ठतम व्यक्तियों में से एक को चुना जाता है। ठीक है, तो इस केस के अंतर्गत जो है आपका प्रोटेम स्पीकर का पद सृजित किया जाता है। अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में स्पीकर का, जो प्रोटेम स्पीकर का पद था, वो भर्तृहरि जो प्रोटेम स्पीकर थे वो आपके भर्तृहरि मेहताब जी थे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हु इज द जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर बाय डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा। जो बाहर मतलब समाप्त होने वाली जो लोकसभा, उसके डिप्टी स्पीकर नहीं, ऐसा नहीं है, आउटगोइंग। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। अभी बताया ना कि जो नई लोकसभा आएगी उसका जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होगा, उसी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उन्हीं के प्रेजेंट में जो है, उन्हीं की उपस्थिति में जो है आपका ये शपथ भी लेते हैं। जितने भी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा होते हैं वो शपथ लेते हैं, उनको कोई शपथ दिलाता नहीं, इनके प्रेजेंस में वो शपथ लेते हैं और फिर वो लोकसभा के मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी शपथ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच द लिस्ट ऑफ लिस्ट ए एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन कोड। बात करते हैं तो एक लिस्ट में राज्य हैं, दूसरी लिस्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा की बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं और देखते हैं तो ए में गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, उड़ीसा है। और लिस्ट 2 में 9, 11, 12, 10। चलो देखते हैं आगे कि अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के कितने हैं, 10 सीटें हैं राज्यसभा की। कर्नाटक की कितनी है,
12, ठीक है। सॉरी, गुजरात की कितनी है? गुजरात की जो सीटें हैं वो 11 हैं। गुजरात की सीटें 11 हैं, कर्नाटक की सीटें 12 हैं, केरल की 9 हैं और उड़ीसा की कितनी है? 10 है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का क्या है? 4। तो 2, 3, 1, 4 किसमें है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि कितनी सीटें कैसे कैसे कहां कहां पे हैं। ये एक मैप है इंडिया का, जिसमें आपका ऊपर लोकसभा की सीटें और नीचे राज्यसभा की सीटें दर्शाई गई हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें अगर राज्यसभा की, यहाँ पे ये राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। राज्यसभा की सीटें तो सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, कितनी? 19। उसके बाद तमिलनाडु में कितनी सीट्स हैं? आपकी 18 सीट्स हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो दो राज्य जो अगल बगल ही हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वेस्ट बंगाल और बिहार। ठीक है, दोनों में कितनी सीट्स हैं? 16। कर्नाटक 12। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेते हैं तो ये तीन राज्य जो हैं, रात में, वो भी कैसी? आधी रात में या मध्य रात में, रात को 11 बजे। मध्य रात कब होती है? 11 से 12 के बीच की होती है, यानी 12 बजे जो है मध्य रात होती है। अगर हम मध्य रात की बात करें तो रात में क्या हो जाएगा? गुजरात याद की जा सकती है, 11 बजे के आसपास होगी। ठीक है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश यानी आधा, मध्य मतलब आधा, मध्य मतलब बीच का मतलब मध्य रात्रि भी हो सकता है। तो इसलिए 11 आसानी से याद कर सकते हैं आप कि मध्य रात से थोड़े से पहले का समय जो है 11 बजे हो सकता है। तो उस शॉर्टकट के रूप में आप मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात की सीटों को याद कर सकते हैं। उसी तरह से राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है, इसकी सीट्स कितनी होती है? 10-10 होती हैं। केरल, केरल की कितनी है? 9 होती हैं। अगर आप बात करें करेला, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, और जब हम खाते हैं तो कुछ कुछ लोगों को इसको पसंद नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं? नो, नो। ठीक है, तो नो करने का मतलब क्या होगा? करेला, कोई पूछेगा करेला यानी केरल, तो बोलोगे नो, यानी 9। तो कितनी सीटें होंगी वहां पे? 9। अब ठीक है, जो है ये 7 लोग जो है, अगर हम बात करते हैं, जब भी हम शाम को गाना गाते हैं तो सातों बहनें आ जाती हैं, 7 सिस्टर्स आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा गाना वो बहुत पसंद करती हैं और वो सातों बहनें जो है मेरा गाना सुनने के लिए आ जाती हैं। तो यानी क्या है? जब मैं शाम को गाना गाता हूं तो वो सातों बहनें आ जाती हैं, यानी पंजाब, जब शाम मतलब असम, और गाना मतलब तेलंगाना। तो इन तीनों स्टेट में कितनी है? 7 सीट्स हैं। इसके बाद आता है झारखंड, और झारखंड के बगल में है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपका, अगर हम झारखंड को झारखंड भी बोलते हैं तो 6 की बात आती, 6 की फीलिंग आती, झारखंड। कुछ लोग झारखंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? झारखंड भी जो लोग बोलते हैं उनके हिसाब से तो ये आसानी से याद करने योग्य हो जाता है कि छार मतलब 6। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका, अगर मैं 6 पंचे 30, ठीक है, गर बोलूं तब भी कोई अशोक्ति नहीं होगी। आपका बात करता हूं तो ये छत्तीसगढ़ होता है और ये झारखंड होता है। झारखंड की 6 सीट और 5 किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो कितना हो जाएगा? 30 गढ़ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 सीटें कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, 4। और हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, इसमें कितनी सीट्स होती हैं? 3 सीट्स होती हैं। ठीक है,
ये आसपास की ही जो है स्टेट्स हैं, इस वजह से इनकी सीट्स कितनी होती छोटी हैं, और दूसरी बात ये हेरिटेज रीजन में आती हैं तो इसलिए इनकी कम सीट्स आती हैं, और जो जितने भी रेस्ट ऑफ द रीजन है उनकी एक एक सीट्स, ठीक है, जिसमें 7 सिस्टर स्टेट्स भी आ जाती हैं आसाम को छोड़कर, क्योंकि आसाम की कितनी सीट्स हैं अभी देखा, शाम को जब गाना सुनोगे, जब भी शाम को गाना सुनोगे, यानी पंजाब, शाम मतलब आसाम, और गाना मतलब तेलंगाना, ठीक है। आगे चलते हैं। What is a quorum? Quorum to constitute a meeting of the लोक सभा। कोरम का मतलब क्या होता है? ऐसा संवैधानिक व्यवस्था जहां कोई भी सभा या समिति रखती है तो उसमें आपका इतने मेंबर्स तो होने चाहिए जिसपे कोई निर्णय लिया जा सके। कहने का मतलब अगर कोई बैठक हो रही है, उस बैठक में सारे मेंबर ना होके एटलीस्ट कम से कम इतने मेंबर्स तो होने चाहिए कि बैठक का नाम दिया जा सके और उसके बैठने के पश्चात कुछ निर्णय लिया जा सके। ऐसा ना हो कि फिर उस बैठक के पश्चात कोई व्यक्ति ये कहे कि इसमें तो इतने लोग भी नहीं थे, एक ही और दो व्यक्ति ने निर्णय ले लिया। तो किसी भी बैठक को कोरम होना अनिवार्य होता है। कोरम का मतलब इतने मेंबर तो होना अनिवार्य है कि उस बैठक का नाम दिया जा सके, ठीक है। इस वजह से कोरम की व्यवस्था की गई थी। तो ये कितने होते हैं? टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होती है, टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी होती है, ठीक है, उसका कितना होता है? 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी 1/10वां भाग किसी भी सभा का 1/10वां भाग तो होना ही चाहिए कोरम के लिए, गढ़ पूर्ति के लिए, ठीक है। तो गढ़ पूर्ति है तो कितना होना चाहिए? 1/10वां भाग, किसमें? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? अगर आपको पता होता है कि अगर प्रेसिडेंट ठीक है इस ये नहीं रहता है तो कौन बनता है प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनता है। लेकिन अगर ये भी नहीं रहेगा तो इसके बाद कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई बनेगा, ठीक है। और अगर ये भी नहीं रहता, अगर मान लो कि ये भी नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज बनता है। कौन बनता है? सीनियर मोस्ट जज, जो भी वरिष्ठतम जज होगा वो बनेगा, सीनियर मोस्ट जज बनेगा। और अगर ये भी नहीं होगा तो उसके नीचे का प्रेसिडेंस चालू रहेगा, यानी कोई ना कोई बंदा तो होगा ही जो राष्ट्रपति बनने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के लायक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति जो थे वो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे, हिदायतुल्लाह, ठीक है। और ये कब हुए थे? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई उनके कार्यकाल के दौरान 1967 से 1969 के बीच में। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, क्योंकि वीवी गिरी को लड़ना था प्रेसिडेंट का चुनाव, तो उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया और वो चुनाव के मैदान में जाके खड़े हो गए। भाई वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हों। उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली मौका मिल रहा था राष्ट्रपति बनने का, तो उन्होंने अपनी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सीधे सीधे कहां चले गए? आपका राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। तो आपका उपराष्ट्रपति का भी पद क्या हो गया? खत्म हो गया, राष्ट्रपति की तो डेथ हो चुकी थी। तो अब कौन बने? बचा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला, ठीक है, 2 महीने के लिए। तो इस केस में क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट कौन करेगा? अभी बताया था ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और ये जब तक राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के प्रेजेंस में जो है आपका प्रॉपर अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक ये प्रिसाइड करता है, ये
आपका अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इस केस में किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी क्या, दो सदन वाली है? अगर बात करते हैं तो दो सदन क्या होगा? एक तो हर एक राज्य की विधानसभा तो होगी ही होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी विधान परिषद भी है। उन राज्यों में अगर हम देखें तो क्या त्रिपुरा की है विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। तमिलनाडु में भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक विधान परिषद बनाई जाए, लेकिन अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी अभी पार्लियामेंट के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन्होंने रिक्वेस्ट तो भेजा हुआ, यानी अभी नहीं है। कहां पे है? बिहार में। ठीक है, बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है विधानमंडल की। ठीक है, ये इसे बोलते हैं आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं विधानसभा, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो होती है विधान परिषद। ठीक है, ये अपर हाउस होता है, अपर हाउस यानी उच्च सदन, और ये लोअर हाउस यानी निम्न सदन। ठीक है, तो इस केस में बिहार होता है। आप होमवर्क के रूप में ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऐसे और कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा अंडर द आर्टिकल 249 of the constitution empowering parliament to legislate on a state subject in national interest remain in force for the period। कहने का, हिंदी में कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा, यानी लागू रहेगा। प्रवृत्त का मतलब होता है लागू रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशन की बात करते हैं, अगर राज्य और केंद्र के संबंध की बात करते हैं, तो उसमें एक अनुच्छेद 249 बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पैदा करता है। अगर हम बात करें दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो अभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कॉमन रजिस्ट्रेशन उन दो राज्यों के लिए या दो से ज्यादा राज्यों के लिए आप बनाइए। तो ये क्या करते हैं, ये राज्य जाते हैं राज्यसभा से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है राज्य के लिए सेंट्रल के द्वारा यानी संसद के द्वारा कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राज्य सूची का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो वो राज्यसभा में जाके रिक्वेस्ट करते हैं और राज्यसभा उसके बेसिस पे कानून बनाती है, और ऐसा बनाया गया कानून जो है आपका अनुच्छेद 249 के तहत आपका 1 साल के लिए लागू होता है। ठीक है, और ये एक साल बार बार कानून को पास करके आप इसको एक साल बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने नहीं बढ़ाया 1 साल बाद, तो ये मैक्सिमम कितने दिनों तक लागू रहेगा? जब आपने नहीं बढ़ाया 1 साल के लिए वो कानून बना था, लेकिन जैसे ही उसकी मियाद खत्म होगी, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए और एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होगा? जो लागू रहेगा कितने दिनों तक लागू रहेगा अगर ये कानून बनता है, ये विधि निर्मित होती है, अगर नॉट एक्सीडिंग 2 years, नॉट एक्सीडिंग 6 months, नॉट एक्सीडिंग 1 year टू अनलिमिटेड टाइम। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये दिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनिए।
राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ऐसा है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं, यानी हाई कोर्ट के जज को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो नोटिफाई कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है आपका हाई कोर्ट के जज को नियुक्त, ना कि राज्यपाल। तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं है, लिखा है ना, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। ही मतलब कौन? गवर्नर। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ऐसा है क्या? लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? ये विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। राज्यपाल की बात कर रहा है, विधानमंडल का हिस्सा। अगर हम संसद बोलते हैं तो संसद जब हम बोलते हैं तो संसद में कौन कौन आता है? भाई संसद में आता है राष्ट्रपति सबसे पहले। कौन आएगा? राष्ट्रपति आएगा। फिर कौन सा आएगा? लोकसभा आएगा। ठीक है। और उसके बाद राज्यसभा आएगा। उसी प्रकार अगर हम विधानमंडल बोलते हैं तो उसमें कौन आएगा? सबसे पहले राज्यपाल आएगा। फिर कौन आएगा? आपका विधानसभा। विधानसभा। और उसके बाद विधान परिषद। ठीक है। तो यानी क्या हुआ? विधानमंडल की बात करेंगे तो उसमें राज्यपाल क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा। तो ये क्या लिखा है? ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये तो क्या हो गया? यानी गवर्नर जो है लेजिस्लेचर का पार्ट, यानी विधानमंडल का पार्ट नहीं। ये तो गलत हो गया बिल्कुल। ठीक है ना? समझ में आया? he is not a he has the power to nominate some members in the legislative council। अब ये कह रहा है कि राज्यपाल के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि कुछ लोगों को ये मनोनीत करने का अधिकार होता है। ऑब्वियसली होता है। जहां पर राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास होता है 12 मेंबर्स को, वहीं पे यहां पर भी राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद ही हैज नो जुडिशियल पावर। भाई ऐसी बात कर रहे हैं जुडिशियल पावर नहीं है। भाई जुडिशियल पावर होती है, क्योंकि किसी की सजा को घटाने का अधिकार होता है। ठीक है। उसके नेचर ऑफ जो पनिशमेंट होता है उसको भी चेंज करने का अधिकार होता है। बस राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में एक ही अंतर पाया जाता है कि मृत्युदंड की माफी का अधिकार जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। आई बात समझ में? सिर्फ किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा, राज्यपाल के पास नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या होगा? ही हैज अ जुडिशियल पावर। तो ये सही होगा, ये सही हो गया और ये सही हो गया। तो यहां पे क्या होगा? 1, 3 और 4 सही है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड न्यायिक शक्तियां नहीं है। तो न्यायिक शक्तियां नहीं है तो ये गलत होगा ना। तो इसका मतलब क्या? 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 किसमें है? इसमें होगा। ठीक है। ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई कलेक्टिव प्रिविलेज की बात कर रहा है, सामूहिक अधिकार होता है। भाई सामूहिक अधिकार का मतलब ये हो गया कि जब भी आप अगर विधानसभा पहुंचते हो या संसद पहुंचते हो तो तुम्हारे पास कुछ अधिकार अपने आप ही सज्जित हो जाते हैं। कि भाई ऐसा है कि अगर संसद चल रही हो तो तुम्हारे पास इतना अधिकार होते हैं कि तुम उसमें कुछ भी बोलो, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उसका। यानी तुमको कुछ भी बोलने का अधिकार है, वहां पे अपनी बात रखने का अधिकार है। अपनी बात किस तरह से रखनी है उस नियमों के अनुसार आप रख सकते हो, उसमें किसी तरह का जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरी बात, आपको इम्यूनिटी मिलती है कि अगर संसद के 40 दिन, संसद या विधानसभा के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद समाप्त होने के सेशन के बाद तक आपको किसी भी सिविल मैटर्स में पकड़ा नहीं जाएगा। क्रिमिनल मैटर्स में पकड़ा जा सकता है लेकिन ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है। ओके, चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और चीजों को जल्दी से समाप्त करते हैं। ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन करते रहेंगे तो चीजें और भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी तरह का डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो हम उसको चालू कर सकते हैं आगे। चलो
फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रीडम टू डिबेट एंड प्रोसीडिंग, फ्रीडम टू फॉर्म अटेंडेंस एट विटनेस, द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स टू द हाउस। ठीक है, तो इसमें फ्रीडम टू डिबेट एंड प्रोसीडिंग, फ्रीडम फॉर्म अटेंडेंस एज अ विटनेस, साक्षी के रूप में उपस्थित होने की क्षमता, ये जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड द इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अगर हम इंटर स्टेट की बात करते हैं तो ये आपका जो डेवलप हुआ है 1953 में डेवलप हुआ है। आगे बात करते हैं कि इसमें से कौन सा जोनल काउंसिल का भाग नहीं है। तो अगर जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो 5 जोनल काउंसिल्स हैव सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी आपका 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, हमें देखना है कौन सा नहीं है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक संस्था, जो कि गलत है। ये एक सांविधिक संस्था है। क्या है? सांविधिक संस्था है। ठीक है, यानी स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संघ कौन से देश के संघ का सदस्य है? यानी जो भारतीय यानी इंडियन यूनियन है, ये किस देश के इक्विवेलेंट है? संघ के इक्विवेलेंट है। तो ऑब्वियसली हमने इसको किससे लिया था? कनाडा से लिया था। ठीक है, सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जो केंद्रीय व्यवस्था है, वो किसकी तरीके से? पूरी तरीके से आपकी भारतीय संघ कनाडा की तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। किसके पास पावर होती है एस्टैब्लिश करने की इंटर स्टेट काउंसिल? तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, क्योंकि आपका राज्य और केंद्र के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और ये आर्टिकल 263 के तहत है, अनुच्छेद 263 के तहत इसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। अगर हम मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन की बात करते हैं तो सरकारिया कमीशन 1983 में स्टैब्लिश हुआ था और ये इंटर स्टेट के बारे में बात करता है। इंटर स्टेट के बारे में बात करता है और इसमें SSS मेंबर थे, शिवरमन और उसके बाद सरकारिया और सेन। तो यहां सेन में आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर SR सेन, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, भारत के सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। भारत के राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। राजनीतिक दलों को मान्यता किसके अनुसार दी जाएगी? पहले कौन देता है? ये निर्वाचन आयोग देगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो कि दिया हुआ है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 324 में से लेकर 329 जो है निर्वाचन आयोग की बात करता है और जो मान्यता दी जाएगी वो दी जाएगी जन प्रतिनिधि अधिनियम, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, उसका एक अनुच्छेद होता है 29A। ठीक है, उसके अंतर्गत दी जाती है। यानी अगर मान्यता देने की बात करेंगे तो वो जन प्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा ही दी जाएगी, ना कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक संस्था है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, ये जो 2 स्टेटमेंट है इसको देखते हैं क्या होता है। तो इसमें बोला है चुनाव की घोषणा होने पर राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता को संसद में अधिनियमित किया जाता है। बिल्कुल गलत है। इसको कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। कौन? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग करेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। जहां आर गलत है वो आर गलत है, तो ये क्या होगा? ए तो सही है ही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? हम हमेशा देखते हैं कि क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है,
आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि जो दो कथन दिए गए हैं उसको समझते हैं, ठीक है, वो भी असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में है। तो देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की, इंग्लिश में क्वेश्चन जो है आधा है, अधूरा है, सॉरी, इसके लिए आगे चलते हैं। हाँ, ये देखते हैं, मौलिक सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, या विधान परिषदों की आकार में वृद्धि, सांविधायिक और पृथक निर्वाचन। ये तो था, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं था, ये भी था, ठीक है। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये भी था, लेकिन ये नहीं था, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है सरकारी स्कूलों में ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए था। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जो अदर बैकवर्ड कास्ट थी, यानी जो अन्य पिछड़ा आयोग के सदस्य थे, उनको बढ़ाने के लिए था, उनके सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए था। तो ये आर्टिकल, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रिंज इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात कर रहा है कि तीसरे अनुसूची में कौन सी चीज इसमें है, ठीक है। तो बात करते हैं, संघ में मंत्री के लिए पद का शपथ का प्रारूप बिल्कुल है, मिनिस्टर्स के लिए है। फ्रॉम द ओथ ऑफ द मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस के लिए भी है। फ्रॉम द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए अनुच्छेद 49 में अलग से व्यवस्था बनाई गई है, अनुच्छेद 49 में। वहीं पे 159 में गवर्नर के लिए बनाई गई है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनाई गई है, प्रेसिडेंट के लिए 49 में बनाई गई है, ठीक है, और ये गवर्नर के लिए बनाई गई है। यानी इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई, जो कि तीसरे शेड्यूल में ओथ लेने के लिए जो भाषा लिखी रहती है वो भाषा इनके लिए अलग से बनाई गई है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म द ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन, अगर हम बात करते हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है और देखना है कि किसमें इसमें क्या सही है। तो संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में हटाया जाना, लोअरिंग ऑफ द वोटिंग एज ऑफ फ्रॉम 21 to 18, किसमें होगा? 61वें संविधान संशोधन में। एडिंग द वर्ड सेकुलर इन द प्रीएम्बल, किसके द्वारा होगा? इसके द्वारा होगा। तो अगर हम देखें सी में पहला और दूसरा आ रहा है, सी और डी में पहला दूसरा किसमें आ रहा है? सी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग है, कैसी व्यवस्था है? अभी बोला था ना 324 से लेकर 329 संविधान के अनुच्छेद में है, तो ये कैसी व्यवस्था होगी? संवैधानिक व्यवस्था होगी, तो ये सही हो जाएगा। भारत में एक संविधान देने के लिए प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने उपदेश प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। वो कब पारित किया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव जो है रैपिड और सुपरफास्ट तरीके से लास्ट के आधे हाफ में भागा है, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत तेजी से भाग रहा है, ठीक है। अगली क्लास के साथ अगले दिन हम प्रस्तुत होते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, जो जो लोग अपियर हो रहे हैं, और अच्छे से एग्जाम दें। नमस्कार दोस्तों।